हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम परिधान एवं वस्त्र विज्ञान को समझेंगे। परिधान एवं वस्त्र विज्ञान को जानेंगे कि परिधान किसे कहते हैं, वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं, वस्त्र विज्ञान में किन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और परिधान क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये किसके लिए है, तो जो BA सेकेंड सेमेस्टर में बच्चे हैं ये उन लोगों के लिए, और इनका पेपर कोड है HSC 104। ये आपका पेपर का नाम है। ये क्या है, तो आपके पेपर का नाम है परिधान एवं वस्त्र विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। ये आपका जो पेपर है, जिसका पेपर कोड है HSC 104, ये उसका नाम है, ठीक है। ये आपका विषय है, होम साइंस विषय है। और जो पेपर का टाइटल है, कह सकते हैं कि शीर्षक है, वो है आपका परिधान एवं वस्त्र विज्ञान का परिचय एवं पारिवारिक संसाधन, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है। और आज हम लोग का जो डिस्कशन रहेगा वो परिधान एवं वस्त्र विज्ञान पे रहेगा। और भी इससे रिलेटेड आपका ये पार्ट 1 है, आपके सिलेबस का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 और 3 करके ऐसे वीडियो और भी अपलोड करा दिए जाएंगे, ताकि आप लोग का सिलेबस कवर हो जाए। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो आज जान लेते हैं कि परिधान किसे कहते हैं और वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि उन बच्चों को भी एग्ज़ाम से पहले मिल जाए, ठीक है। और लाइक शेयर तो करते ही रहना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जानेंगे कि वस्त्र किसे कहते हैं। तो जनरली आप लोग वस्त्र का जो अर्थ लगाते हैं वो बुने हुए, ठीक है, बुने हुए कपड़े से ही लगाते हैं, ठीक है। जो आप पहनते हो उसी को क्या कहते हो, वस्त्र कहते हो, ठीक है। तो जान लेते हैं कि वस्त्र या कपड़ा एक मानव निर्मित चीज़ है। वस्त्र क्या है, तो वस्त्र या कपड़ा क्या है, मानव निर्मित चीज़ है, जो प्राकृतिक या कृत्रिम तंतुओं के नेटवर्क से, यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम तंतुओं के नेटवर्क यानी कि जाल से बनाया जाता है, ठीक है। इन तंतुओं को सूत या धागा या फाइबर कहते हैं, ठीक है, फाइबर कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, कह रहा है कि वस्त्र या कपड़ा एक मानव निर्मित चीज़ है, ठीक है। ये सबको पता है कि वस्त्र को प्रकृति ने नहीं दिया, लेकिन हाँ, जो जिस मटेरियल से बनता है वो प्रकृति ने दिया है, ठीक है। तो वस्त्र जो है वो एक मानव निर्मित चीज़ है, ठीक है। सबको पता है कि वस्त्र को मानव ने बनाया है। और ये किससे बनता है, तो प्राकृतिक या कृत्रिम तंतुओं से बनता है, यानी कि या तो नेचुरल फाइबर से बनता है और नहीं तो आर्टिफिशियल फाइबर से बनता है, ठीक है। और कृत्रिम या प्राकृतिक तंतुओं के नेटवर्क से बनता है, यानी कि जाल से बनता है, ठीक है। इसी तरह से कपड़ा बुना जाता है। ये चीज़ें समझ में आ गई। और कह रहा है कि वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं। तो वस्त्र को हमने जाना कि वस्त्र क्या होता है। तो वस्त्र एक मानव निर्मित चीज़ है, जिसको आपके नेचुरल फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर के नेटवर्क से बनाया जाता है, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो, ठीक है। ये एक इजी सा डेफिनेशन है, जिसको आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि वस्त्र विज्ञान क्या होता है। वस्त्र को तो हमने जाना, अब वस्त्र विज्ञान क्या होता है। तो वस्त्र के बारे में, ठीक है, वस्त्र के बारे में जो सुव्यवस्थित ज्ञान कराए, वस्त्र के बारे में जो सुव्यवस्थित ज्ञान कराए, उसी को क्या कहते हैं, तो वस्त्र विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वस्त्र विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें वह बनाने वाले प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं का, वस्त्र निर्माण की सभी विधियों का, वस्त्र की परिष्कृति तथा परिसज्जा का, वस्त्रों की देखभाल एवं संग्रह तथा धुलाई के उचित तरीकों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट आपके वस्त्र विज्ञान से रिलेटेड है, उनका एक साइंटिफिक जो कह सकते हैं कि स्टडी होती है, उसी को वस्त्र विज्ञान कहते हैं। वस्त्र से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक अध्ययन होता है, जो भी वैज्ञानिक अध्ययन होता है, जैसे मान लीजिए
वस्त्र की देखभाल किस तरह से करें, तो ये कौन बताता है? तो ये जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, वैज्ञानिक स्टडी होती है, वही आपको बताती है कि किस तरह से कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से संग्रह कलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, वस्त्र का निर्माण किन विधियों से होता है, ये आपका विज्ञान बताता है। ठीक है, उसके बाद है परिष्कृति यानी परिसज्जा। परिष्कृति तथा परिसज्जा क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, किन अम्लों का, किन तरह के रसायनों का प्रयोग किस रेशे पे करना चाहिए, इन सब की जानकारी जो आपको मिलती है वो वस्त्र विज्ञान से मिलती है। वस्त्र विज्ञान को जब आप स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि फाइबर किसे कहते हैं, वस्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको एक कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कराता है, किसके बारे में? रेशो के बारे में, वस्त्र के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो क्या होता है वस्त्र विज्ञान? वस्त्र विज्ञान वह विज्ञान है, वस्त्र विज्ञान क्या है? वह विज्ञान है जिसमें वस्त्र बनाने वाले प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल एवं कृत्रिम तंतुओं, तंतु का मतलब क्या? फाइबर का और वस्त्र निर्माण की सभी विधियों का, ठीक है, जो प्रकृति से और कृत्रिम तंतु हैं उनका भी, और वस्त्र निर्माण की सभी विधियों का, वस्त्र की परिष्कृति तथा परिसज्जा का, वस्त्रों की देखभाल एवं संग्रह का तथा धुलाई एवं उचित तरीकों का सुव्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? वही क्या है आपका? वस्त्र विज्ञान है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, वस्त्र शब्द कहाँ से आया, टेक्सटाइल शब्द कहाँ से आया? तो कह रहा है कि वस्त्र शब्द अंग्रेजी के टेक्सटाइल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, जो अंग्रेजी का टेक्सटाइल शब्द है इसी का क्या है? वस्त्र, तो हिंदी रूपांतरण है, यानी कि हिंदी मीनिंग है। हिंदी में टेक्सटाइल को वस्त्र कहते हैं। ठीक है, तो वस्त्र विज्ञान अंग्रेजी के टेक्सटाइल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, किस भाषा के? तो लैटिन भाषा के टेक्सटाइलिज से हुई है। किससे हुई है? टेक्सटाइलिज से हुई है, जिसका अर्थ है बुना हुआ कपड़ा। ठीक है, आप लोग भी जनरली कपड़े, वस्त्र का जो अर्थ है वो कपड़े, पहने हुए कपड़े से ही लगाते हैं। ठीक है, तो जो बुना जाए, यानी कि जो बुना हुआ है वही क्या है? वस्त्र है। आप अगर इसको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी देखोगे तो उसमें भी आपका यही अर्थ होगा कि टेक्सटाइल का जो मीनिंग होता है वो होता है बुना हुआ, जो बुना हुआ है वही क्या है? तो वही आपका वस्त्र है। यानी कि जो बुनने के प्रोसेस से गुजरा है उसी को क्या कहते हैं? तो वस्त्र कहते हैं। ये आपका जहाँ से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है इस शब्द की? तो लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के टेक्सटाइलिज से हुई है, जिसका अर्थ होता है, यानी कि टेक्सटाइलिज का अर्थ होता है बुना हुआ, वुवेन, यानी कि बुना हुआ वस्त्र कह सकते हैं, कपड़ा कह सकते हैं। यानी कि बुने हुए वस्त्र को ही, कपड़े को ही क्या कहते हैं? तो वस्त्र कहते हैं, टेक्सटाइल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो इंड टर्म है, जैसे मान लीजिए कि इंड टर्म और मिड टर्म आप लोग का अभी सेपरेट हुआ है, लेकिन इस बार सेपरेट नहीं होगा, एक ही साथ आप लोगों का दोनों होगा। तो आपका जो 40 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, उसमें यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखेंगे कि टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा का वो कौन सा शब्द है? तो टेक्सटाइलिज है, जिससे आपके टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है, टेक्सटाइलिज का अर्थ क्या होता है? तो बुना हुआ। ठीक है, बुना हुआ या वोवेन, या कह सकते हैं बुना हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इसकी इटिमोलॉजी क्या है, ये कहाँ से व्युत्पन्न हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, उसके बाद है ये प्रोसेस है, जैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले तंतु हम प्राप्त करते हैं, फिर उससे क्या बनाते हैं? तो कई प्रोसेस से धागा बनाते हैं, फिर कई प्रोसेस लगते हैं तो उससे वस्त्र बनाते हैं, फिर प्रोसेस कई लगते हैं तो उससे पहनने योग्य वस्त्र बनता है। ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया है, जिससे ये वस्त्र निर्माण की कह सकते हैं कि प्रक्रिया है।
वस्त्र कह सकते हैं कि टेक्सटाइल कंस्ट्रक्शन का ये प्रोसेस है, ठीक है, जिससे होके आपका कपड़ा गुजरता है, रेशा गुजरता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसको आप लोग माइंड में रखोगे, इसको आप लोग माइंड में रखोगे। ये क्वेश्चन पिछली बार मैं वो भी जो आप लोग का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसको भी मैं अपलोड करा दूंगी, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे उसके बाद, ठीक है, और फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक, तो एक उससे आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। तो ये भी आपको माइंड में रखना है, इसमें जो भी पॉइंट है आप लोगों को अच्छे से माइंड में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका वस्त्र उत्पत्ति के मूल सिद्धांत। वस्त्र उत्पत्ति के मूल सिद्धांत क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो वस्त्र की जो उत्पत्ति हुई वो किस कॉन्सेप्ट पे हुई, तो वो है आपका मॉडेस्टी, इमोडेस्टी, प्रोटेक्शन और डेकोरेटिव। देखो अब इस चीज़ को भी समझेंगे, थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। अगर पूछ दिया क्वेश्चन में तो आप लोग ये पॉइंट याद रखोगे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखोगे, और जो मैं बता रही हूँ उसको आप लोग माइंड में रखोगे, ठीक है, याद कर लोगे या नोट कर लोगे कहीं पे कि वस्त्र उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है, मॉडेस्टी क्या होता है, इमोडेस्टी क्या होता है, लज्जाशील क्या होता है, अलज्जाशीलता क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये आपके वस्त्र उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसी के सिद्धांत पे आपका वस्त्र की उत्पत्ति हुई, वस्त्र बना नहीं, वस्त्र की उत्पत्ति हुई। यानी कि लज्जाशील सिद्धांत जिसने दिया वो मानते हैं कि कुछ विद्वानों ने मॉडेस्टी का दिया, कुछ विद्वानों ने माना कि नहीं अलज्जाशीलता इसका सिद्धांत है, कुछ ने प्रोटेक्शन को माना, कुछ ने डेकोरेटिव को माना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो माना गया वो है डेकोरेटिव। ठीक है, अभी वर्तमान में इसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अभी ये है कि लेकिन आप लोग इन चारों को माइंड में रखोगे। ठीक है, तो लज्जाशील सिद्धांत यानी कि विद्वानों का मानना है कि जो भी टेक्सटाइल विज्ञान से रिलेटेड हैं विद्वान, उन लोगों का मानना है कि लज्जाशीलता की वजह से, यानी कि जब इंसान को, जब मानव को ये महसूस हुआ कि अब हमें क्या कपड़ा पहनना चाहिए, या उनमें लज्जा की भावना आई, तो उन्होंने कपड़े के बारे में सोचा। ठीक है, फिर वो क्या करने लगे, तो धीरे धीरे अपने वस्त्रों को, जो आदि मानव था वो क्या किया, उसमें लज्जाशीलता आई, यानी कि उसको ये एहसास हुआ कि अब हमें अपने शरीर को ढकना चाहिए। क्यों एहसास हुआ, क्योंकि उनमें लज्जाशीलता विकसित हुई। तो ये मॉडेस्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जब मानव को लज्जा महसूस हुई, जब उसको शर्म आई, तो वो कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपने बदन को फूल पत्तियों से या जो भी जानवरों के खाल से, पेड़ों के छाल से, ये उसको क्या करने लगा, ढकने लगा। फिर कुछ फाइबर्स के बारे में पता चला, तो वो धीरे धीरे बुन के, ठीक है, और कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से है, तो वही क्या, वस्त्र उत्पत्ति का जो मूल सिद्धांत है, ये मानते हैं कुछ विद्वान की जो लज्जाशीलता है, यानी कि मनुष्य में जब उसको शर्म आई, मनुष्य को जब आदि मानव को जब शर्म आया, तो वो कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया। अलज्जाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है, तो ये कहता है कि नहीं, अलज्जाशीलता नहीं है, ये दिखावे के लिए, ठीक है, क्या, तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कपड़ा पहना गया। ठीक है, जैसे ये लज्जाशीलता सिद्धांत को नहीं मानता है। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्शन, संरक्षण, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके वैसे सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो इन दोनों को आजकल दिया जाता है कि ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन की जो थ्योरी है, इसमें ये माना गया कि वस्त्र क्यों पहना गया, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अपने आप को संरक्षण प्रदान करने के लिए, अपने बॉडी को क्या करने के लिए, तो बचाने के लिए, धूल धक्कड़, मिट्टी, धूप, बारिश, आंधी तूफान, इनसे बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए मानव ने क्या किया, आदि मानव ने क्या किया, तो कपड़े का निर्माण किया और उसको पहनना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद है डेकोरेटिव थ्योरी। तो ये कहता है कि नहीं,
कपड़े को पहना इसलिए गया मतलब सजावट के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए कपड़े का यूज किया गया। ठीक है, आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें यही सबसे ज़्यादा सिद्धांत आपका प्रचलित है। ठीक है, कपड़ा क्यों पहना जाता है, तो कुछ तो प्रोटेक्शन के लिए भी है, ठीक है, लज्जाशीलता भी है, और इसको भी मान सकते हो, और ये भी ये चारों सिद्धांत आज वर्क करते हैं। जनरली जो वर्क करता है वो यही है। ठीक है, यानी कि डेकोरेटिव थ्योरी आजकल ज़्यादा चल रही है, इसी के बेस पे लोग कपड़े आजकल पहनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो चारों सिद्धांत हैं इन लोगों को आप लोग माइंड में रखोगे। क्या है, तो लज्जाशीलता है, यानी कि जब इंसान को लज्जा महसूस हुई, शर्म आया, तो वो कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इमोडेस्टी, यानी कि इमोडेस्टी कहता है कि नहीं, लज्जाशीलता ऐसी कोई भावना नहीं आई उनमें, उन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट ऐसे ही किया। ठीक है, उसके बाद संरक्षण का आता है, यानी ये कहता है कि नहीं, अपने आप को बचाने के लिए आदि मानव ने कपड़ा पहनना शुरू किया। उसके बाद है डेकोरेटिव, नहीं, तो ये कहता है कि जो कपड़ा पहनने का जो सिद्धांत है वो सजावट के बेस पे है। ठीक है, यानी कि सजावट ही इसका क्या है, मूल सिद्धांत है, यानी कि सजावट के लिए ही कपड़ा पहनना आदि मानव ने शुरू किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब है फाइबर। फाइबर किसे कहते हैं, तो फाइबर रेशे को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर के माध्यम से कि फाइबर क्या होता है, और ये इसको परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि वस्त्र की मूल इकाई को, यानी कि वस्त्र की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको आप रेशा कह सकते हो। वस्त्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो रेशा कहते हैं, यानी कि फाइबर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, तो रेशा कहते हैं। यह वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी कह सकते हैं। इसी से यही क्या है, आपके टेक्सटाइल का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि सबसे पहले रेशे को हम लेते हैं, उसके बाद धागा बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, फिर वस्त्र बनाते हैं, फिर पहनने योग्य वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, तो जो पहले प्रोसेस पे आता है वो आपका क्या आता है, तो वो आपका रेशा आता है। ठीक है, रेशा किसे कहते हैं, तो इसका एक जनरल डेफिनेशन है कि वस्त्र की सबसे छोटी इकाई को या मूल इकाई को क्या कहते हैं, तो रेशा कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं तंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, तंतुओं का वर्गीकरण यानी कि जो फाइबर होते हैं उनका क्लासिफिकेशन। फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, तो फाइबर जनरली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है आपका प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या, मानव निर्मित। ठीक है, तो 2 तरह के आपके फाइबर पाए जाते हैं, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, जिसको मानव ने बनाया है और जिसको प्रकृति ने बनाया है। तो प्राकृतिक फाइबर में आपके 3 तरह के आते हैं। प्राकृतिक फाइबर में ये फ्लो चार्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको आप लोग अपने इस तरह से आपके माइंड में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेशा होता है वो 2 तरह का होता है, प्राकृतिक और मानव, या मानव निर्मित कह सकते हो या कृत्रिम कह सकते हो। ठीक, उसके बाद प्राकृतिक तंतु को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ये भी आपके 3 तरह के होते हैं। ये भी कितने तरह के होते हैं, तो देखो, सबसे पहले अगर डिफाइन करना चाहो कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं या कृत्रिम या मानव निर्मित तंतु किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि जो वह रेशे जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, ठीक है, जानवर, खनिज, इनसे जो ये जो स्रोत हैं, इनसे जो ये कौन से स्रोत हैं, तो ये प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, इसको प्रकृति ने बनाया है, इसको मानव ने नहीं बनाया है। तो जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशा कहते हैं या प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और जिसको जो मानव के स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जो रेशे मानव बनाते हैं रासायनिक विधियों द्वारा या यांत्रिक विधियों द्वारा, जो जिन रेशों को मानव ने बनाया है उसको मानवकृत रेशा कहते हैं। ठीक है, प्रकृति से जो रेशे प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक रेशा, और जो जिसको मानव ने बनाया उसको कृत्रिम रेशा कहा जाता है।
प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक रेशे आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है वानस्पतिक तंतु, उसके बाद है वानस्पतिक रेशा कह सकते हो, या जांतव रेशा कह सकते हो, या खनिज रेशा, ठीक है। वानस्पतिक रेशा पहला रेशा है, इसको सीक्वेंस में आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पहला रेशा क्या है? तो वानस्पतिक तंतु है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, यानी कि जो वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, जो पेड़ पौधों से जो रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे आपका कपास है, लिनन है, हेम्प है, जूट है, कपूक है, सन है, रेमी है, कोयार है, ठीक है, पीना है, ये सब क्या है आपके? तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, तो इनको वनस्पतिक तंतु प्राकृतिक स्रोत में तो ये सब आपके आ गए, ठीक है। प्राणी जंतु भी आ गए, खनिज भी आ गए। लेकिन जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों से, जो पादप जगत से प्राप्त होते हैं, उनको वानस्पतिक रेशा कहा जाता है। जंतु रेशा किसे कहा जाता है? तो जंतु रेशा जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो जानवरों से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो प्राणिज रेशा या जांतव रेशा। और जो खनिज के माध्यम से खनिज के माध्यम से जो रेशे प्राप्त होते हैं, यानी कि खुदाई से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो खुदाई से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उनको खनिज तंतु कहा जाता है। अभी सबसे पहले जान लेते हैं कि वानस्पतिक तंतु किसे कहते हैं। तो जो वनस्पति जगहों से प्राप्त होता है, जो पेड़ पौधों से कह सकते हैं कि पेड़ पौधों से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उनको वानस्पतिक रेशा कहा जाता है, वानस्पतिक तंतु कहा जाता है, ठीक है। जैसे सूत आपका कपास है, कपास का रेशा लिनन, हेम्प, जूट, कपोक, सन, रेमी, कोयार, पीना, यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को कौन सा प्राकृतिक तंतु है, कौन सा जांतव तंतु है, कौन सा आपका खनिज है, कौन सा यांत्रिक है, रासायनिक है, ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नोट्स भी यहाँ से बना सकते हो। तो जो आपका यहाँ पे ये सारे आपके क्या हैं? तो प्राकृतिक तंतु के एग्जाम्पल है, जो आपको किसी जानवर से प्राप्त नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं कि कपास किसी जानवर से प्राप्त होता है या खुदाई से प्राप्त होता है, नहीं, ये एक पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। लिनन भी आपका एक पौधे से ही प्राप्त होता है, ठीक है, पौधे के तने से। हेम्प है, जूट है, कपोक है, उसके बाद से सन, रेमी, कोयार, पीना, ये सब आपके क्या हैं? तो ये आपके प्राकृतिक स्रोतों में पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से, ठीक है, ये समझ में आ गया। वानस्पतिक का मतलब ही होता है पेड़ पौधे, या पादप जगत कहो या वानस्पतिक तंतु कहो, ये जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उनको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्राणीजन्य या जांतव रेशा। ये किससे प्राप्त होता है? तो आपके जानवरों से प्राप्त होता है, यानी कि प्राणियों से प्राप्त होता है, प्राणियों में आपके जानवरों से, ठीक है। तो ऊन है, ये मात्र 2 ही रेशे हैं जो आपको किससे प्राप्त होते हैं? तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन है और रेशम है। ऊन किससे प्राप्त होता है? तो ऊन आपका भेड़ से, बहुत सारे रिसोर्स हैं। जब हम ऊन को कंप्लीट पढ़ेंगे तो उसमें जान जाएंगे कि ऊन किससे प्राप्त होता है, किन किन जानवरों के बालों से प्राप्त होता है। ये जानवरों के बालों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो जानवरों के बालों से प्राप्त होता है, जैसे भेड़ है, ठीक है, भेड़ है, खरगोश है, ऊँट है, ये सब क्या है? तो ये रिसोर्सेज हैं जिनसे आपका ऊन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है रेशम। रेशम भी एक जांतव रेशा है। ये आपका किसी पौधे से प्राप्त नहीं किया जाता, ये रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। तो कीड़ा क्या है? जंतु है, ठीक है, जीव है। तो जनरली तो मतलब इसको क्या कहेंगे? जांतव रेशा कहेंगे। रेशम क्या है? तो जांतव रेशा है। ऊन भी क्या है? तो जांतव रेशा है। ये आपके जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जब रेशम के बारे में पढ़ेंगे तो कंप्लीट पता चलेगा कि रेशम किससे प्राप्त होता है। तो रेशम आपका जो रेशम का कीड़ा होता है, जिसको बॉम्बैक्स मोरी कहते हैं, ठीक है, बॉम्बैक्स, मैं यहाँ पे बॉम्बैक्स मोरी, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, पढ़ेंगे तो अच्छे से पूरे डिटेल्ड में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो रेशम के कीड़े होते हैं वो आपके शहतूत के पौधे पे पाले जाते हैं, और वो क्या करते हैं? एक प्रोटीन छोड़ते हैं जिसको फिब्रॉन बोला जाता है। और जैसे ही
आपके सेरेसिन एवं फिब्रोन छोड़ता है, वो अपने जो उसका मुंह होता है उसी के ऊपर एक पाइप जैसे पाइप नुमा 2 छिद्र होते हैं, जहाँ से सेरेसिन और फिब्रोन नाम का प्रोटीन क्या होता है, स्रावित होता है, सिक्रीट होता है। और जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, रेशम का रेशा बन जाता है। ठीक है, ये किससे प्राप्त होता है, तो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि कोई रेशम का पौधा होता है। ठीक है, तो रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है। और ऊन, भेड़, बकरी, आपका ऊंट, खरगोश, इन सब से आपका ऊन प्राप्त होता है। ठीक, और एक और पॉइंट है वानस्पतिक तंतु को आपका सेल्यूलोजिक रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्यूलोजिक रेशा। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, वानस्पतिक तंतु के बारे में पूछे या ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछता है कि निम्नलिखित में से सेल्यूलोजिक रेशा कौन सा है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन रेशा कौन सा है, तो प्रोटीन रेशा जितने भी जानतर रेशे होते हैं उनको प्रोटीन रेशा कहा जाता है। जैसे ऊन और रेशम को प्रोटीन रेशा कहा जाता है, और जो भी वानस्पतिक जगत से प्राप्त रेशे होते हैं उनको सेल्यूलोजिक रेशा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन रेशा कहा जाता है, और इनको सेल्यूलोजिक रेशा कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। सेल्यूलोजिक रेशा कौन सा है, तो जो वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। कपास क्या है आपका, तो सेल्यूलोजिक रेशा है। ठीक है, लिनन, हेम्प, जूट, ये सब आपके क्या हैं, तो सेल्यूलोजिक रेशे हैं। ऊन और रेशम क्या है, तो प्रोटीन रेशा है। ठीक है, ऊन रेशम क्या है, तो प्रोटीन रेशा है। उसके बाद है आपका आता है खनिज तंतु, यानी कि जो खुदाई से, खनिज का मतलब होता है खुदाई, यानी कि खुदाई से आपका क्या प्राप्त होता है, तो कुछ धातुएं प्राप्त होती हैं, जो 2 तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, तो धात्विक का मतलब क्या होता है, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब क्या है, तो आपके खुदाई से प्राप्त होते हैं, और जिनको धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। सोना क्या है, तो एक प्रकार का धातु है। चांदी क्या है, एक प्रकार का धातु है। एल्युमिनियम क्या है, तो एक प्रकार का धातु है। तो ये सब क्या है, धात्विक रेशे हैं। उसके बाद खुदाई से आपका एस्बेस्टास भी पाया जाता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 तरह के होते हैं। खनिज तंतु कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ये कोई धातु नहीं है, ये कोई धातु नहीं है, ये आपका एक तरह का चट्टान है। क्या है, एक तरह का चट्टान है, और इससे ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका इससे रेशा बनाया जाता है, जिसको आपके वो रेशा क्या होता है, तो वो रेशा आपका फायर प्रूफ होता है, यानी कि अग्नि अवरोधक होता है। जो भी आपके अग्निशामक होते हैं, यानी कि जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं, जो आग को बुझाने का कार्य करते हैं, उनका जो कपड़ा होता है वो एस्बेस्टास के रेशे से, एस्बेस्टस का जो रेशा होता है उसी से निर्मित किया जाता है। ये आप इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि होलिका एक कपड़ा ओढ़ के, ठीक है, और प्रहलाद को, वो जो भी थे, उनको लेके क्या आग में बैठ गई, तो फिर वो कपड़ा क्या हुआ, जो जिस बच्चे को लेके आग में बैठी थी उसके ऊपर आके गिर गया, तो वो कपड़ा जलता नहीं था। ठीक है, तो वो जनरली एस्बेस्टास का ही बना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हो कि एस्बेस्टास के कपड़े क्या होते हैं, तो आग में जलते नहीं हैं, पानी से भीगते नहीं हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई ये जंग वगैरह नहीं लगता है। ये सारे जंग प्रूफ, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ कपड़े इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं उनके कपड़े किन रेशों से बनाया जाता है, तो वो है एस्बेस्टास का रेशा। ठीक है, ये आजकल प्रचलन में कम है। सोने, चांदी, एल्युमिनियम, इनसे जड़े हुए कपड़े पहले बनाए जाते थे, अभी भी बहुत माइनर लेवल पे बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो धात्विक के खनिज तंतु कौन से हैं, तो खनिज अगर पूछता है तो आपका सोना, चांदी, एल्युमिनियम, एस्बेस्टास सब आ जाएगा। अगर पूछता है खनिज में धात्विक कौन सा है, तो सोना, चांदी और एल्युमिनियम आपका धातु है, और अधात्विक में आपका एस्बेस्टास आ जाता है।
जो एक तरह का क्या है, चट्टान है, अपने इंडिया में नहीं पाया जाता। ठीक, जब इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में तो समझेंगे। अब आते हैं कृत्रिम तंतुओं पे, यानी कि जिनको मानव निर्मित कहा जाता है, जिसको मानव ने बनाया है। जिसको प्रकृति ने बनाया वो प्राकृतिक, और जिसको मानव ने बनाया वो कृत्रिम। ठीक है, तो जिन रेशों को मानव ने बनाया उसको मानव निर्मित रेशा कहा जाता है। ये भी 3 तरह के होते हैं। ये भी कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के। यांत्रिक तंतु, यानी कि जो यंत्रों से बनाया जाता है, यानी कि जो मशीनों से बनाया गया है तंतु, उसको यांत्रिक तंतु कहते हैं। जैसे आपका रेयान है, ठीक है, क्या है, रेयान। रेयान क्या है, तो एक यांत्रिक रेशा है जिसको यंत्रों से यानी कि मशीनों के माध्यम से बनाया जाता है। उसके बाद है रासायनिक तंतु, यानी कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, आर्लान, एक्रिलॉन, डेक्रॉन, ये सब आपके रासायनिक विधियों से बनाए जाते हैं, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो रासायनिक तंतु हैं वो रासायनिक विधियों से बनाए जाते हैं, जिसमें आपके नायलॉन, पॉलिएस्टर, आर्लान और एक्रिलॉन और डेक्रॉन, ये सारे आपके रासायनिक विधियों से बनाए गए रेशे हैं, और ये यांत्रिक विधियों से बनाए गए रेशे हैं। उसके बाद है मिश्रित तंतु, यानी कि जो यांत्रिक और रासायनिक दोनों को मिश्रित करके बनाया गया है, वो आपका आता है मिश्रित तंतु में। इसमें आपका टेरिकॉट, टेरिसिल्क और टेरिवुल, ये तीनों आपके मिश्रित तंतु हैं जो रासायनिक और यांत्रिक विधियों के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, तो मिश्रित तंतु किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक और यांत्रिक विधियों के मिश्रण से बनता है उसको मिश्रित तंतु कहते हैं, और जो रासायनिक विधियों से बनते हैं उनको रासायनिक तंतु कहते हैं, और जो यांत्रिक विधियों से बनते हैं उनको यांत्रिक रेशा कहा जाता है या यांत्रिक तंतु कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ओवरऑल कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक भी 3 प्रकार के होते हैं और कृत्रिम भी 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक में पहला प्रकार आपका वनस्पतिक तंतु, यानी कि पेड़ पौधे से जो रेशे प्राप्त होते हैं। प्राणीजन्य तंतु, यानी कि जानवर रेशा जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। खनिज तंतु, यानी कि जो खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो वनस्पतिक में आपके कौन से आ गए, तो कपास, लिनन, हेम्प, जूट, कपोक, सन, रेमी, कोयार, पीना, सीसल, बहुत सारे हैं। याद करोगे तो इतना बहुत है, इतना याद कर लेते हो तो बहुत है। ठीक है, उसके बाद है प्राणीजन्य या जानता हो, यानी कि जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से आपके 2 रेशे प्राप्त होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद करना नहीं है। ठीक है, और इसमें से आपको सारे रेशे के बारे में नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में दिया है कुछ शायद कपास को और लिनन को पढ़ना है। ठीक है, कपास, लिनन और जूट को पढ़ना है, और इसमें आपका ऊन और रेशम, इन दोनों को पढ़ना है। ठीक, तो इतना माइंड में रखना है कि वनस्पतिक जगत के कौन से रेशे हैं और प्राणी जगत के कौन से रेशे हैं और खनिज जगत के कौन से रेशे हैं। ठीक है, तो खनिज अगर पूछता है कि निम्नलिखित में से खनिज रेशे हैं, तो आपके खनिज ये रेशे ये सारे हैं। ठीक है, एस्बेस्टास भी खनिज रेशा है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब खनिज के रेशे हैं। ठीक है, जो आपके आजकल तार ये जैसे जो वायर होते हैं, जो बिजली के वायर होते हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, एस्बेस्टास का रेशा आपको मैंने अभी बताया कि ये जो फायर ब्रिगेड के कपड़े होते हैं वो एस्बेस्टास के रेशे से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कृत्रिम। तो कृत्रिम भी आपका 3 तरह का होता है। यांत्रिक तंतु, तो यांत्रिक में आपका आ गया रेयान। रासायनिक तंतु, तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, आर्लान, एक्रिलॉन, डेक्रॉन, ये सब आपके क्या हैं, तो रासायनिक तंतु हैं जो रसायनों के मिश्रण से बनते हैं। ठीक, मिश्रित तंतु, यानी कि जो यांत्रिक विधि से और रासायनिकों के मिश्रण से जो तंतु बनते हैं उनको मिश्रित तंतु कहते हैं, जिसमें आपका टेरिकॉट, टेरिसिल्क, टेरिवुल आते हैं। ठीक, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लेते हैं रेशों के सामान्य गुण। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि रेशों के प्राथमिक गुण कौन से होते हैं। तो हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि रेशों के द्वितीय गुण कौन से होते हैं। तो इन दोनों को ही आप लोग अच्छे से देख लेना, अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना, अभी भी टाइम है। ठीक है,
तो इसके जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल्ड में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी जान लेते हैं। प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यानी कि प्राथमिक गुण किसे कहते हैं। तो प्राथमिक गुण क्या होता है, तो जो हर रेशे में जनरली पाया ही जाता है। प्राथमिक गुण कौन से होते हैं, अगर इसको डिफाइन करना चाहो कि जो प्राथमिक आपका जो रेशे का गुण होता है वो क्या होता है, तो प्राथमिक गुण का मतलब होता है कि जो हर रेशे में पाया ही जाता है। और सेकेंडरी का मतलब होता है कि जो माइनर रेशे में, यानी कि जो बहुत कम रेशे में, ऐसे गुण जो बहुत कम रेशे में पाए जाते हैं, यानी कि हर एक रेशे में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं ये प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ कौन से होते हैं, यानी कि वो कौन से गुण होते हैं जो हर रेशे में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई अनुपात, ये आपका प्राइमरी क्या है, ये आपका प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ है, प्राइमरी गुण है आपके किसके, तो रेशे के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो रेशे का क्या है, तो प्राइमरी गुण है लंबाई चौड़ाई अनुपात। कह रहा है कि किसी भी तंतु की कताई के लिए उसकी लंबाई अपेक्षाकृत चौड़ाई से अधिक होनी चाहिए। किससे अधिक होनी चाहिए, तो जो रेशे की लंबाई होती है, ये जो लंबाई है, ठीक है, और ये जो चौड़ाई है, इससे क्या होती है, अधिक होती है 100 टाइम। कितनी टाइम, तो 100 टाइम अधिक होती है। ठीक है, अगर रेशे का चौड़ाई इतना है 1 पॉइंट है, तो 100 पॉइंट उसकी लंबाई होती है। ये 100 टाइम क्या होता है, चौड़ाई से ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसकी लंबाई अपेक्षाकृत चौड़ाई से क्या होती है, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अधिक होनी चाहिए। कितना अधिक होना चाहिए, तो 100 टाइम। ये पिछली बार क्वेश्चन में आपके पूछा गया था। ठीक है, इस बार भी पूछा जा सकता है कि जो रेशे की लंबाई होती है वो चौड़ाई से कितने गुना बड़ा होती है, या कितने टाइम्स क्या होती है, अधिक होती है, तो वो होता है 100 टाइम। या पूछ सकता है कि लंबाई और चौड़ाई, पूछा गया कि लंबाई जो होती है रेशे की वो कम होती है या ज़्यादा होती है चौड़ाई से, तो वो अधिक होती है, ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। कम क्या होती है, तो कम चौड़ाई होती है, और ज़्यादा क्या होती है, लंबाई होती है। तो ये कह रहा है किसी भी तंतु की कताई के लिए, जब उसकी कताई की जाती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो एक शर्त है कि इसकी चौड़ाई लंबाई से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, या कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से अधिक होनी चाहिए, यानी कि ये अनुपात होना चाहिए। 100:1 का जो ये रेशियो है वो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। ठीक है, तंतु की लंबाई भी 2 समूहों में वर्गीकृत है। तंतु की लंबाई कितने समूहों में वर्गीकृत है, तो तंतु की लंबाई को देखें तो ये 2 तरह से होता है। पहला है स्टेपल, दूसरा है फिलामेंट। स्टेपल फाइबर कौन से होते हैं, तो जो छोटे रेशे होते हैं, लंबाई के हिसाब से अगर फाइबर को डिवाइड किया जाए। ठीक है, फिलामेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेपल और फिलामेंट से, तो ये याद रखना कि स्टेपल फाइबर कौन से होते हैं और फिलामेंट फाइबर कौन से होते हैं। स्टेपल फाइबर में वो रेशे आते हैं जो छोटे होते हैं, जैसे आपका प्राकृतिक जगत का जितना भी रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक जगत में कौन कौन से रेशे हैं, तो आपका कपास है। ठीक है, प्राकृतिक जगत में जैसे आपका खनिज रेशा, जांतो रेशा, और आपका क्या प्राकृतिक रेशा, वानस्पतिक रेशा, ये सब आपके क्या है, तो प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशे हैं। तो प्राकृतिक जगत का जितना भी रेशा है, याद रखना कि प्राकृतिक जगत का जितना भी रेशा है वो स्टेपल फाइबर की कैटेगरी में आता है, सिर्फ रेशम को छोड़ के। रेशम क्या है, तो फिलामेंट फाइबर है। रेशम ही एक मात्र एक लौता कह सकते हो कि फाइबर है जो फिलामेंट की श्रेणी में आता है। फिलामेंट का मतलब होता है लंबे रेशे। ठीक है, लंबी श्रृंखला के रेशे। और स्टेपल फाइबर होता है जो छोटे रेशे होते हैं, जैसे आपका कपास का भी रेशा क्या होता है, छोटा होता है। जूट का भी रेशा छोटा होता है। ठीक है, लेकिन जो कहा जा सकता है कि जो प्राकृतिक जगत के जो प्राकृतिक जगत से रेशे प्राप्त होते हैं उनमें जो रेशम का रेशा होता है वो आपका फिलामेंट की कैटेगरी में आता है। बाकी जितने भी रेशे होते हैं वो आपके स्टेपल के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और फिलामेंट फाइबर कौन सा है, तो फिलामेंट फाइबर आपका लंबे रेशे को कहा जाता है। और लंबे रेशे आपके आपका रेशम है,
प्राकृतिक जगत से, और आर्टिफिशियल जगत के तो सारे ही रेशे आपके फिलामेंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसको मानव ने बनाया और मानव ने अपने हिसाब से रेशे को बनाया। जब उसको ज़रूरत लगी तो वो लंबा रेशा बना दिया, जब उसको ज़रूरत लगी तो उसको लंबे रेशे की ही ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि छोटे रेशे को चिपका के लंबा फिलामेंट बनाया जाता है, फिर उससे कताई का प्रोसेस होता है। तो डायरेक्ट फिलामेंट वाला रेशा ही मानव ने बनाया, ठीक है। स्टेपल को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेपल आपका जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो आते हैं, वो सारे स्टेपल की कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ रेशम को छोड़ के, ठीक है। रेशम को छोड़ के, रेशम क्या है तो फिलामेंट फाइबर है, ठीक। फिलामेंट का मतलब लंबा और स्टेपल का मतलब छोटा, ठीक है। फिलामेंट क्या है, ऐसे याद रखना, फिलामेंट का मतलब लंबे रेशे, और ये क्या है तो स्टेपल, ठीक है। स्टेपल को क्या कहते हैं तो फिलामेंट फाइबर। ये छोटे रेशे होते हैं और ये लंबे रेशे होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। स्टेपल और फिलामेंट कह रहा है कि स्टेपल और फिलामेंट फाइबर ये सब क्या है तो ये चौड़ा लंबाई के हिसाब से देखें तो तंतु दो तरह के होते हैं, स्टेपल और फिलामेंट, ठीक। स्टेपल और फिलामेंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइबर की चौड़ाई व्यास को निर्धारित करती है। फाइबर की जो चौड़ाई होती है, ये कह सकते हैं ये जो चौड़ाई है फाइबर की, वो उसके व्यास को निर्धारित करती है। यह माइक्रान में मापा जाता है। फाइबर का जो व्यास होता है वो किस में मापा जाता है तो माइक्रान में मापा जाता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और कह रहा है कि फाइबर की चौड़ाई व्यास को निर्धारित करती है, और जो जितने भी आपके जो प्राकृतिक रेशे हैं वो उनकी चौड़ाई जो होती है वो उसके व्यास का मापक होती है, ठीक है। उसी से पता चलता है कि इसका व्यास कितना होगा। लेकिन जो स्टेपल फाइबर होते हैं, आपके जो कृत्रिम फाइबर होते हैं, उनका जो स्पिन रेट होता है, जहाँ से जैसे स्पिन रेट इस तरह से छन्नी टाइप का होता है, और इसी में इस रासायनिक घोल को गिरा के और ऐसे कुछ छेद टाइप के होते हैं, ठीक है। इस तरह से छेद छन्नी देखें आप, चाय की छन्नी, उसी टाइप का स्पिन रेट होता है। और इसी में से क्या किया जाता है, रेशे के घोल को छाना जाता है। जो रासायनिक रेशा होता है, जो आपका कृत्रिम रेशा होता है, वो आपका किससे प्राप्त होता है तो ये बनता है, इस रासायनिक एक घोल बनाया जाता है और उसी को उस छन्नी में उस स्पिन रेट में गिराया जाता है। तो जो इसका छेद होता है वही इसके व्याप का मापक होता है। उसी इसका व्याप क्या इसी छेद पे निर्भर करता है, इसी होल पे निर्भर करता है कि जितना उसके छेद का व्यास होगा वहीं उस रेशे का भी व्यास होगा, ठीक है। लेकिन इनका व्यास अनिश्चित होता है। जो भी प्राकृतिक फाइबर होते हैं इनका अनिश्चित होता है, सबका अलग अलग व्यास होता है, ठीक है। उसके बाद है क्षमता, टेनेसिटी, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि इसे फाइबर की मजबूती के रूप में जाना जाता है। इसे फाइबर की मजबूती के रूप में जाना जाता है, जो तोड़ने के लिए आवश्यक बल है। यानी कि तोड़ने के लिए जो आवश्यक बल लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं तो क्षमता कहते हैं, मजबूती कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपका प्राकृतिक रेशम में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो मजबूत रेशा है प्राकृतिक जगत का वो रेशम है, ठीक है। उसके बाद ये 3 तरह से होता है, तनाव सामर्थ्य, वाष्प सामर्थ्य और फटने की सामर्थ्य। ये 3 तरह के बल होते हैं जो आपके रेशे में पाए जाते हैं। ये 3 तरह के गुण होते हैं जिनको क्षमता, ठीक है, क्षमता कह सकते हो। ये 3 तरह का क्षमता होता है, 3 तरह का बल होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं लचीलापन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि रेशे में एक गुण होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। ये जिस तरह से चाहो उस तरह से क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी कि जिस तरह से आप चाहें उस तरह से उसको मोड़ सकते हैं। जिन फाइबर में इसका गुण नहीं पाया जाता, जैसे मान लो कि जो पेड़ पौधे से प्राप्त जो फ्लेक्सिबल नहीं होते उनको वो कपड़ा बुनने योग्य रेशे नहीं होते, कपड़ा बुनने योग्य रेशे नहीं होते। जैसे आपका ऐसे बहुत सारे रेशे हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो वो कपड़े के हिसाब से मतलब उनसे किसी भी तरह का कोई कपड़ा नहीं बनाया जाता।
तो रेशे का ये भी एक गुण है कि रेशा क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ताकि हम उसको जिस हिसाब से मोड़े, जिस तरह से मोड़े, उस तरह से वो क्या हो जाए, तो मुड़ जाए। ठीक, उसके बाद है परस्पर जुड़ने की क्षमता। परस्पर जुड़ने की क्षमता, ये कोहिसिवनेस, ये सबसे ज़्यादा आपका कपास में पाया जाता है, क्योंकि कपास के रेशे क्या होते हैं, तो छोटे होते हैं और इनके सतह पे ऐसा कुछ पाया जाता है जो क्या करता है, तो रेशों को जोड़ने में, आपस में चिपकाने में मदद करता है, जिससे फिलामेंट बनाया जाता है। क्योंकि कपास के रेशे क्या होते हैं, स्टेपल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और एक एक रेशे को एक एक से चिपका के एक श्रेणी, मतलब इसको फिलामेंट बनाया जाता है, और फिर इसको काट के धागा बनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, एक रूपता, रेशे में एक रूपता का भी गुण पाया जाता है। तभी तो आपको कहीं पे ऐसा नहीं कि आप अगर सूती का कपड़ा पहने हो तो उसमें आपको सिल्क भी लग रहा है या टेरिकॉट भी लग रहा है, नहीं, रेशे में एक रूपता होती है, यानी कि जिस रेशे से जो कपड़ा बनाया जाता है वो पूरी तरह से एक ही टाइप का दिखता है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक समान। ठीक है, एक रूपता। ठीक, तो जो रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं उसमें ये भी गुण पाया जाता है, तो ये रेशे में ही पाया जाता है। ठीक, रेशे में पाया जाता है तभी तो कपड़े में विकसित होता है। आगे देख लेते हैं द्वितीय गुण, यानी कि सेकेंडरी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो कौन से होते हैं, तो भौतिक आकार। ठीक, भौतिक आकार है, रंग है, चमक है, लचकता है, लचीलापन है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंडरी का मतलब होता है कि ये गुण जरूरी नहीं कि हर रेशे में पाए जाएं। ठीक, ये किसी किसी रेशे में पाए जाते हैं, ज़्यादातर रेशे में पाए जाते हैं, लेकिन सारे रेशे में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको द्वितीय गुण कहा जाता है। और प्राथमिक गुण यानी कि वो हर रेशे में ही पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि भौतिक आकार, रंग, चमक, लचकता, लचीलापन, आर्द्रता, पुनर्प्राप्ति, जलनशीलता एवं थर्मल प्रतिक्रियाएं, रासायनिक प्रतिक्रिया, घर्षण प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो घर्षण प्रतिरोध, ये सारे आपके सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके रेशे में पाए जाते हैं। तो देखो भौतिक आकार का मतलब क्या होता है। भौतिक आकार में आपका आ जाएगा, जैसे रेशे के जो देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि फाइबर का आकार, भौतिक आकार का मतलब क्या है, जो बाहर से दिखाई दे, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, वही उसका क्या है, तो भौतिक आकार है। ठीक है, तो फाइबर का आकार यानी कि अनुदैर्घ्य और क्रॉस सेक्शन जो होता है, या सतह समोच्च कह सकते हो, फाइबर की औसत लंबाई को कवर करता है। फाइबर का आकार क्या है, भौतिक आकार का मतलब क्या, जो उसका अनुदैर्घ्य है, क्रॉस सेक्शनल जो उसका कट है, सतह समोच्च यानी कि सतह की बराबरी, फाइबर की औसत लंबाई, ये सब क्या है, तो भौतिक आकार है। इसी को ये क्या करता है, तो कवर करता है। प्राकृतिक रेशों के अनुदैर्घ्य अलग अलग होते हैं, लेकिन आपका जो प्राकृतिक रेशा होता है उनके जो भी आकार होते हैं, जो भी शेप होते हैं, जो भी साइज होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और कृत्रिम का आपको पता है कि जिस हिसाब से मानव को ज़रूरत पड़ी वो उसी हिसाब से बनाया है। ठीक है, क्योंकि उसको फिलामेंट फाइबर की ज़रूरत है, स्टेपल फाइबर की उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेपल फाइबर से आपके लोअर क्वालिटी के कपड़े बनते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कपास क्या है, तो कपास एक स्टेपल फाइबर है, और उससे निर्मित वस्त्र आज ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं, क्योंकि उसके रेशे क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे रेशे से बना कपड़ा ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ठीक है, तो मानव को क्या था, तो मानव को ज़रूरत था कि ऐसे रेशे हों, ऐसे कपड़े हों जो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव करें, तो उसने फिलामेंट फाइबर बनाया, और उसने उसको जिस हिसाब से ज़रूरत लगी वो इस हिसाब से अपना बना लिया। तो मेनली जो बात होती है वो आपका जो प्राकृतिक जगत के रेशे हैं उसी पे ज़्यादा डिस्कशन हम लोग का रहेगा, क्योंकि उसकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सेम नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो प्राकृतिक जगत से प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि मानव ने अपने हिसाब से उसको बना दिया है, प्रकृति ने अपने हिसाब से बनाया और सबको अलग अलग बनाया है। ठीक है, किसी का भी शेप साइज एक जैसा नहीं है। तो वही कह रहा है कि प्राकृतिक रेशों के अनुदैर्घ्य और जो भी क्रॉस सेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कपास का अनुदैर्घ्य खंड
सपाट और मुड़ा हुआ होता है। जो कपास का जो अनुदैर्घ्य खंड होता है, जो क्रॉस सेक्शनल कट होता है, वो इस तरह का होता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, तो मुड़ा हुआ है और सपाट है। क्या है, तो मुड़ा हुआ और सपाट है। जबकि रेशम में एक चिकनी छड़ जैसी संरचना होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेशम का ये क्या है, तो ये रेशम की संरचना है। ये बिल्कुल ये रेशम की क्या है, संरचना है। इसमें आप पाइप नुमा दिख रहे हो, छड़ के समान पाइप नुमा संरचना है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, आपके जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनके सारी ये सब जो भी क्वालिटियाँ होती है वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि सिंथेटिक फाइबर में ऐसा नहीं होता, यानी कि उनके जो भी गुण होते हैं वो लगभग समान ही होते हैं। उसके बाद है रंग और चमक, कलर एंड लस्टर। तो कह रहा है कि प्राकृतिक रेशों में रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जो रेशे होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो आमतौर पे सफ़ेद रंग के होते हैं या पीले रंग के होते हैं, जिनको और ब्लीचिंग की प्रक्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, तो सफ़ेद कर दिया जाता है और उस पर अलग से डाई किया जाता है, अलग से रंग लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है रेशम की चमक की बात करें तो उसकी सतह से, चमक का मतलब क्या, तो रेशों की सतह उसकी चमक से परावर्तित प्रकाश है। यानी कि ये एक रेशा है और इस पर जो ये प्रकाश पड़ा और ये इसने क्या किया, परावर्तित कर दिया। तो ये जो परावर्तित प्रकाश है यही इसके चमक को दिखाता है। तो कह सकते हैं कि जो रेशम है और जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो सबसे ज़्यादा चमकीले होते हैं। ठीक है, ये गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो रेशम में पाया जाता है। प्राकृतिक जगत में सबसे चमकीला आपका कोई रेशा है तो वो रेशम है। ठीक है, जो कई कलर का चमकता है। उसके बाद है आपका सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जिस फाइबर को इंसान को ज़रूरत होती है वो चमकीला बना लेता है, जिसको बनाना होता है उसको डल बना लेता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा अगर लस्टर की बात करें, चमक की बात करें, तो आपके रेशम में होती है और सिंथेटिक फाइबर्स में होती है। अब है पारदर्शी। ठीक है, ट्रांसलेंसी कह रहा है, ट्रांसल्यूएंसी ऐसे कह सकते हो कि पारदर्शी रेशे कौन से होते हैं। पारदर्शिता का गुण किन रेशों में पाया जाता है, तो यह प्रकाश को संचारित करने के लिए फाइबर का क्या है, तो एक गुण है जो सिंथेटिक फाइबर और रेशम में अधिक पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, तो ये रेशे क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर और रेशम का जो रेशा होता है वो ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसल्यूएंसी होती है, जो पारदर्शी पारदर्शी टाइप का भी ये रेशा होता है। ये जनरली किस में पाया जाता है, तो सिंथेटिक फाइबर में और रेशम में पाया जाता है। मैंने अभी बताया कि जो सेकेंडरी हैं वो हर रेशे में पाए नहीं जाते और जो आपके प्राइमरी हैं वो सारे रेशे में पाए जाते हैं। उसके बाद है लोचकता, लचीलापन। ये दोनों आप लोगों को एक ही जैसा लग रहा होगा कि लोचकता और लचीलापन एक ही है, लेकिन नहीं, शब्द अलग अलग हैं तो इसका अर्थ भी अलग अलग है। ठीक है, इलास्टिसिटी कहते हैं लोचकता को और लचीलापन कहते हैं रेजिलियंसी को। ठीक है, तो कह रहा है कि लोचकता तंतुओं पर दबाव के बाद उनका अपने मूल लंबाई में लौटने की क्षमता को कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी हम इसको पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। कह रहा है कि लोचकता को तंतुओं पर दबाव के बाद उनके अपने मूल लंबाई में लौटने की क्षमता को कहते हैं। जैसे लाइक्रा ब्रांड का जो कपड़ा होता है, लाइक्रा ब्रांड का जो कपड़ा होता है उसको आप कितना हूँ ऐसे ऐसे मोड़ दोगे, कितना हूँ मोड़ दोगे, लेकिन उसको छोड़ोगे तो फिर से वो क्या होगा, अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है जबकि कपड़े के क्रिज फोल्ड होने, कपड़ा देखो, कपड़ा जब क्रिज और फोल्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं, जो फोल्ड होने के बाद वापस अपनी मूल स्थिति में लौटने के गुण को लचीलापन कहा जाता है। कपड़े में जब ये देखो, फाइबर में जब ये गुण पाया जाता है तो उसको लोचकता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, और जब कपड़े में वही गुण पाया जाता है तो उसको रेजिलियंसी कहते हैं, यानी कि लचीलापन कहते हैं।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रेशे का गुण है। ये किसका गुण है? रेशे का गुण है। देखो यहाँ पे क्या किया गया, इसको पूरा फैलाया गया, पूरा इसको फैलाया गया। इलास्टिक फाइबर कह सकते हैं। ये क्या है? इलास्टिक फाइबर है, यानी कि ये मुड़े उड़े से लचीले होते हैं। इनको जब फैलाया जाता है, यहाँ पे फैलाया गया है, ठीक है, स्ट्रेच किया गया है, खींचा गया है, तो ये बिल्कुल सीधे हो गए हैं। लेकिन जब आप इस स्ट्रेच को छोड़ोगे तो ये क्या हो जाएंगे? फिर इसी तरह से हो जाएंगे, अपनी पूर्वाकार में आ जाएंगे। और यही जब कपड़े में पाया जाता है, फाइबर में जब ये पाया जाता है तो इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। और जब ये आपका कपड़े में पाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको रेजिलियंसी कहते हैं, यानी कि लोचकता। ठीक है, क्या कहते हैं? एक बार और समझ लेते हैं। लोचकता और लचीलापन। लोचकता किस में पाया जाता है? तो फाइबर में पाया जाता है। लोचकता आपका फाइबर में, लोचकता आपका किस में पाया जाता है? तो फाइबर में पाया जाता है। और लचीलापन किस में पाया जाता है? तो फाइबर में पाया जाता है, कपड़े में पाया जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है आर्द्रता पुनर्प्राप्ति। ये सबसे ज़्यादा आपके कपास के रेशे में पाया जाता है, यानी कि मॉइस्चर रिगैन। ये सबसे ज़्यादा आपका जो सूती कपड़ा होता है उसमें पाया जाता है ये गुण। ठीक, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीज़न में इंसान को सबसे ज़्यादा पसीना होता है, और उसको जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो आपके सूती कपड़े में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नमी को अवशोषित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यहाँ पे आप क्षमता कर लेना। ठीक है, क्षमता को आर्द्रता पुनर्प्राप्ति कहा जाता है, मॉइस्चर रिगैन कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा आपका कपास में पाया जाता है। कपास के रेशे से बने कपड़े क्या होते हैं? तो बहुत जल्दी मॉइस्चर को, यानी कि नमी को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद है ज्वलनशीलता एवं थर्मल प्रतिक्रियाएं। ये आपके सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक कृत्रिम रेशे होते हैं उनका ये गुण है। ठीक है, क्योंकि वो जो ताप है, ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे ही ताप के संपर्क में आते हैं वो रेशे क्या होते हैं? तो पिघलने शुरू हो जाते हैं या ताप से प्रभावित हो जाते हैं। तो जो रेशे ताप से प्रभावित होते हैं उनको ज्वलनशील, या कह सकते हो कि ताप सुनम्य रेशा कहा जाता है। ठीक है, ताप सुनम्य रेशा कहा जाता है। कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर कम लौ प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि वो कम लौ प्रतिरोधी होती हैं, यानी कि जो ताप होता है, जो लौ होता है, उसको सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह थर्मोप्लास्टिक सामग्री से बने होते हैं जो गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कि जैसे ही वो हीट पाता है, थर्मोप्लास्टिक सामग्री जैसे ही हीट पाता है तो क्या पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये ज्वलनशीलता का गुण सबसे ज़्यादा आपके सिंथेटिक फाइबर में पाया जाता है, मानवकृत रेशे में पाया जाता है। उसके बाद है रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी कि किस रेशे पे अम्ल का प्रभाव होता है, किस रेशे पे क्षार का प्रभाव होता है। ठीक है, तो आपका कह सकते हैं, इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में, जब रेशे को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कपास पे क्या होता है? तो कपास पे अम्ल का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। ठीक है, अम्ल का प्रभाव होता है, क्षार का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो पसीना होता है वो थोड़ा सा एसिटिक होता है। क्या होता है? तो अम्लीय होता है। बार बार पसीना लगने से जो सूती कपड़े होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, वहीं कह रहा है घर्षण प्रतिरोध, यानी कि ऐसे कपड़े जो घर्षण के प्रति, यानी कि जल्दी फटते नहीं है, घर्षण प्रतिरोधी होते हैं, उनको घर्षण प्रतिरोध का गुण कहा जाता है। जैसे ये नायलॉन और पॉलिएस्टर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कपास का रेशा, आपका कपास से निर्मित जो वस्त्र होता है वो घर्षण के प्रति, मतलब उसमें ये गुण नहीं पाया जाता है। घर्षण जैसे ही पड़ते हैं तो क्या होता है? फट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी गुण क्या होता है रेशे का। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी, ठीक है, देखो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना, ताकि आपको इस वीडियो जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है,
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों को भी मिल जाए एग्ज़ाम से पहले जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, जिसको ज़रूरत है उसी को शेयर करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपके सुझाव होंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट करके जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछ सकते हो। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो कपास है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सारे रेशे को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।